बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल चटपटी फूड रेसिपीज़। आज चटपटी फूड रेसिपीज़ में मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए ईद उल अज़हा के लिए बहुत ही स्पेशल गिफ्ट लेके आई हूँ। ये गिफ्ट ये है कि मैं आपको ये बताऊँगी कि गोश्त को आपने ईद उल अज़हा पर किस तरह से फ्रीज़ करना है। यूजुअली यूँ होता है कि लोग इस बात को कंप्लेन करते हैं क्योंकि जब भी ईद उल अज़हा गर्मियों में आती है बहुत ज़्यादा गोश्त लोगों का वेस्ट हो जाता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो सबसे पहला प्रोसेस ये है कि आपने कुर्बानी का गोश्त जो है 3 हिस्सों में आप लोगों ने डिवाइड करना होता है। अगर आपके अपने वाले हिस्से में से फिर भी बच जाता है तो वो आप फ्रीज़ करने की तरफ जाते हैं, या जो आपके रिलेटिव्स की तरफ से आता है वो आपने फ्रीज़ करना होता है। ठीक है, तो फ्रीज़ करने से पहले आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। जैसे कि मैं अब ये शॉप से मंगवाया है मैंने मटन, ये थोड़ी क्वांटिटी में है। ज़ाहिर बात है जब कुर्बानी होगी तब गोश्त ज़्यादा होगा, 5 किलो भी हो सकता है, 10 किलो भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी फैमिली पर किस घर में कितना गोश्त आ जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैं इसके ऊपर आपको बताऊंगी वो प्रोसेस आपने अपने कुर्बानी के गोश्त के ऊपर करना है, और आपका गोश्त जो है वो ख़राब भी नहीं होगा। सेकेंडली, आपके गोश्त कुर्बानी के गोश्त में से जो अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि हमारे गोश्त में से स्मेल आती है, वो स्मेल भी नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मटन हो, बीफ हो, ऊँट का गोश्त हो, जो भी गोश्त होगा आपने उसको पहले वॉश करना है अच्छी तरह से वॉश करने के बाद आपने उसको डाल देना है खुले पानी में। खुले पानी में डालने के बाद आपने उसको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपने क्या करना है, आपने, बल्कि मैं आपको प्रोसेस करके बताती हूँ। हम यूज़ करेंगे इसके लिए, हम विनेगर यूज़ करेंगे और साल्ट यूज़ करेंगे। तो अब हम एक बर्तन में लेंगे पानी, ये अबाउट 750 ग्राम्स मटन है, तो इसका डबल मैं पानी लूँगी। पानी को मैंने करना है गरम और उसमें मैंने डालना है विनेगर और साल्ट। तो अब मैं आपको प्रोसेस करके दिखाती हूँ। ये अब आप देख सकते हैं कि पानी हमारा गर्म हो चुका है। हमने इसमें विनेगर ऐड कर देना है अबाउट 1 टेबलस्पून। ये डिपेंड करता है, अगर आपका कुर्बानी का गोश्त ज़्यादा होगा आप बर्तन भी बड़ा लेंगे, पानी भी ज़्यादा लेंगे, और विनेगर भी है, विनेगर जो है उसी हिसाब से आप ज़्यादा डालेंगे। ठीक है, तो साथ में हम इसके ऐड कर देंगे साल्ट। हमने ये इसको मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद हमने इसमें मटन ऐड कर देना है। ये मटन ऐड कर देंगे। थोड़ी सी हम इसका फ्लेम जो है मीडियम करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम करेंगे, ताकि इसको हमने उबाल दिलाना है। हमने सिर्फ इसको एक उबाल दिलाना है, हमने इसको ज़्यादा बॉयल नहीं करना, हमने इसकी यखनी नहीं बनानी, हमने सिर्फ एक उबाल दिलाना है, ताकि इसमें जो मौजूद ब्लड होगा वो हम इसको जो इसके ऊपर जमा होकर आ जाएगा हम उसको सेपरेट कर सकें। यही एक वजह होती है कि कुर्बानी के गोश्त में से हमें स्मेल ज़्यादा आती है। एक तरीका मैंने आपको ये भी बताया था कि आपने जब वॉश करना है, आप ये वाला प्रोसेस नहीं करना चाहते या आपको ये हेक्टिक लगता है कि नहीं इस प्रोसीजर को फॉलो करना चाहते, तो आपने जब उसको वॉश करना है ना, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, आपने जब वॉश करना है, वॉश करने के बाद इस तरह से आपने कोई भी घर में टोकरी ले लेनी है जो आपके सतह से इस तरह से ऊंची हो। ठीक है, कुछ स्टैंड्स भी मिलते हैं, चाहे आप टोकरी में धो के गोश्त को रख दें और उस स्टैंड के ऊपर उस टोकरी को रख दें, और तकरीबन घंटे से 2 घंटे के लिए आपने उसको निचोड़ना है। ठीक है, ताकि उसमें जितना भी एक्सेसिव ब्लड है ना वो निकल जाए। मोस्टली जब हम बाज़ार से लेकर आते हैं तो वो काफ़ी टाइम तक बकरे को हैंग करके रखते हैं, जब उसकी खाल वगैरह उतार देते हैं और जैसे जैसे बिकता जाता है वो उसमें से पीस कट करके देते जाते हैं। लेकिन जब ईद आती है तो ईद पर ये नहीं होता। ईद पर जैसे ही वो खाल उतार लेते हैं तो वो बकरे को भी उतार लेते हैं और फिर साथ में ही पीसीस करने लग जाते हैं, ऑब्वियसली, क्योंकि उन्होंने बाकी घरों में भी जाके कसाईयों ने करना होता है काम, तो वो एक ही घर में इतना टाइम नहीं लगा सकते। तो यही वजह है कि उसमें ब्लड रहने की वजह से उसमें से स्मेल आती है। तो अगर आप ये प्रोसेस करेंगे तो आपके गोश्त में से स्मेल नहीं आएगी। आप जब भी इसको पकाएंगे वो बहुत टेस्टी बनेगा। सेकंड चीज़, लोगों को ये कंप्लेन होगी कि कि जी इसमें हमारे मिनरल्स, विटामिन्स या प्रोटीन्स, जो भी गोश्त में चीज़ें होती हैं प्रोटीन्स, वो ज़ाया हो जाती हैं। नहीं, वो ज़ाया नहीं होंगी, क्योंकि हमने इसकी यखनी नहीं बनानी, हमने जस्ट इसको 1 बॉयल देना है, वो भी मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर। जब हम वो एक बॉयल दे देंगे, इसके ऊपर जो खून आ जाएगा वो एक गंदगी ही है, वो आपको खाने से आप सेहतमंद नहीं होंगे, वो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह ही होगा। तो इस चीज़ को उतार लेना आपके लिए बेनिफिशियल है, आपके लिए नुकसानदेह नहीं है कि आपके मिनरल्स ज़ाया हो जाएंगे या प्रोटीन जो है गोश्त में वो ज़ाया हो जाएगी।
तो क्योंकि ये बाज़ार का गोश्त है तो इसके ऊपर इतनी ज़्यादा झाग नहीं आएगी, और क्योंकि मैंने इसको 2 बार वॉश भी कर लिया है, फिर इसको निचोड़ भी लिया है, उसके बाद मैं ये प्रोसेस कर रही हूँ। तो लेकिन क्योंकि वो कुर्बानी का गोश्त होगा तो उसके ऊपर झाग ज़्यादा आएगी, तो आपने वो उस झाग को अलग कर लेना है। ठीक हो गया। इस तरह से आपको गोश्त को सेव करने का आपको ये भी फ़ायदा होगा कि गोश्त जो है हमारा श्रिंक हो जाएगा। उससे हमारी फ्रीज़र में अगर आपके कम कैपेसिटी है तो आप ज़्यादा गोश्त जो है वो भी फ्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छी बात तो ये होती है कि आप गोश्त बांट दें, लेकिन फिर भी अगर घर में गोश्त है आप 15 दिन महीना इसको यूज़ कर सकते हैं, या आप लोग नहीं इतने खुश होकर खाते तो इसलिए ये प्रोसेस जो है आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपका गोश्त ख़राब भी नहीं होगा। पुराने वक्तों में जब फ्रिज और फ्रीज़र्स वगैरह नहीं होते थे तब उस वक्त लोग क्या करते थे, लोग इसी तरह बॉयल कर लेते थे, नमक डालकर, विनेगर भी नहीं, सिर्फ नमक डालकर पानी में गोश्त को बॉयल कर लेते थे। बॉयल करने के बाद वो इसको खुश्क कर लेते थे। खुश्क करने के बाद वो धागों में पिरो के उसको रख लेते थे, लटका लेते थे किसी भी जगह पर, तो उससे भी वो काफ़ी दिन तक ख़राब नहीं होता था। लेकिन अब फ्रिज फ्रीज़र्स आ गए हैं, इसके बावजूद लोड शेडिंग होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है पाकिस्तान में, तो ये एक हर घर का प्रॉब्लम है कि गोश्त जो है वो वेस्ट हो जाता है। तो खुदा का रिज़्क है, वेस्ट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए आप ये प्रोसेस करेंगे तो नहीं ज़ाया होगा। अब ये आप देख सकते हैं, ये देखें, अभी ये बाज़ार का गोश्त है तो ये सारा ब्लड ही है, तो ये आपने इस तरह से सेपरेट कर देना, उतार लेना इसके ऊपर से। ये देखें, तो कुर्बानी के गोश्त के ऊपर देखें कि कितना होगा। अभी ये बाज़ार का है तो ये इतना ज़्यादा है, तो फ्लेम हम बंद कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको बहुत ध्यान से उतार लेना ऊपर से। तो आप देख सकते हैं कि मैंने जो है ये झाग, ये देखें, ये सारी हमारे अंदर जानी थी और ये इसने हमें नुकसान ही देना था। ब्लड ने हमें क्या फ़ायदा देना था, कुछ भी फ़ायदा नहीं देना था। तो अब इसमें ये जो बोटियां हैं वो हमने, ये देखें, मैंने एक छाननी से ले ली है क्योंकि ये थोड़ी है, मैंने इसलिए थोड़ा गोश्त है तो मैंने इसलिए ये वाली ले ली है। अगर ज़्यादा गोश्त हो तो आपने बड़ी वाली छाननी लेनी है। ठीक है। तो आपने अभी भी इसमें झाग थोड़ी थोड़ी है तो आपने झाग को साइड पे करके फिर उसको निकालते जाना है। और चम्मच भी आपने इसी तरह का ही लेना है, ताकि क्योंकि अब ये बारीक बारीक है, इसमें आई नहीं थी, इसमें से निकल रही थी, इसलिए ये हमारे गोश्त के साथ नहीं आ रही। अगर मैं ध्यान से नहीं भी हटाती इसको पीछे करके तो ये मेरे स्पून में से ये निकल रहा है, सारा पानी इसमें रह नहीं रहा। ठीक है। जी, तो अब ये हमने इसके ऊपर रख लेना है ऐसे, जैसे मैंने आपको फिर से बताया था। ये देखें, इस तरह से आपने इसको रख लेना है। ठीक है। अब ये इसमें से जो भी गर्म पानी है वो निकल जाएगा। तो अब आपने गरम गरम ही इसको फ्रिज में नहीं रखना। ठीक है। इसको आपने ठंडा होने का वेट करना है। इतना ठंडा हो जाए कि आप जब बोटी हाथ में पकड़े ना तो वो ठंडी हो। ये अभी बहुत गर्म है। ठीक है। तो जब इसका पानी जो है वो नुचड़ जाएगा तो आप घर घर में परात होती है, आप परात में उसको फैला सकते हैं, उसमें फैला लें, पंखे के नीचे रख दें ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। जब ठंडा हो जाए तो फिर आपने शॉपर में डाल के इसको रखना है। तो अब मैं शॉपर में डालने का भी आपको बताती हूँ कि इसको किस तरह से आपने करना है। अभी तो आप ये जैसा कि देख सकते हैं कि ये अभी गर्म है, मैं अभी नहीं डालूँगी। वैसे भी गर्म चीज़ आप प्लास्टिक के बर्तन में भी नहीं निकाला करें क्योंकि इससे बहुत मौजी मर्ज़ आपको लगता है। यूजुअली इस तरह के शॉपर होते हैं जिसमें हमने गोश्त को फ्रीज़ करना होता है। तो जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा ना तो आपने इस तरह से शॉपर में इसको रख लेना है। ठीक है। बिल्कुल जब ठंडा हो जाएगा इस तरह शॉपर में रखना है। शॉपर में रखने के बाद आपने इस तरह ही हल्के से खुले मुंह के साथ ही आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। तो जब ये गोश्त को ठंडक पहुंचनी शुरू हो जाएगी तो फिर आप अपने शॉपर को चाहे तो आप रबर बैंड के साथ बंद कर लें या आप उसको गिरा लगा लें। ठीक है। तो ये फिर अब आपकी अपनी मर्ज़ी है।
एक और टिप, लोग इस चीज़ को में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने कौन सा गोश्त रखा था, क्योंकि ज़ाहिर बात है आपने जो जानवर किया है उसके अलावा भी रिलेटिव्स की तरफ से भी आपको गोश्त आता है, किसी की तरफ से ऊँट का आ जाता है, छोटा गोश्त आ जाता है, बड़ा गोश्त आ जाता है। तो इस चीज़ में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती है कि हमने कौन सा वाला गोश्त किस शॉपर में रखा था। तो उसके लिए सबसे पहले तो फर्स्ट टिप तो ये है कि आप जिस शॉपर में जो भी गोश्त रखें उसके बाहर आप लिख लें कि ये वो वाला गोश्त है, ठीक है। दूसरा, गोश्त आप जब भी रखें गोश्त को मिक्स करके रखें, ऐसे ना रखें कि किसी शॉपर में ज़्यादा हड्डियाँ चली जाएं। जिस तरह से आप फैमिली में खाते हैं ना, उसी तरह से आप उतनी ही क्वांटिटी में जितना आप एक बार बनाते हैं उस शॉपर में आपने उतने शॉपर बनाने हैं जितना आप एक बार बना लें, ठीक है। ना छोटे बनाएं ना बड़े बनाएं, ताकि जब डीप फ्रीज़ करने में आपको मुश्किल हो कि आप सारा पहले डीप फ्रीज़ करेंगे, जितना रिक्वायर्ड है उतना लेंगे और फिर फ्रीज़ करेंगे, तो ये मुश्किल काम हो जाता है और इसमें थोड़ा करना भी मतलब इजी नहीं है, सही भी नहीं है ये तरीका। तो आपने फर्स्ट टिप तो ये होगी कि आपने उतने शॉपर बनाने हैं जितना आप एक टाइम पे पकाते हैं। सेकेंडली ये हो गया कि जब आपको मुख्तलिफ़ रिलेटिव्स की तरफ से आता है, मुख्तलिफ़ गोश्त होता है, तो आपने क्या करना है कि अगर आप एक एक शॉपर के ऊपर नहीं लिख सकते तो आप एक बड़े वाला शॉपर ले लें। तो उस शॉपर में आप अपने छोटे छोटे शॉपर जो उसी रिलेटिव गोश्त के हों, यानी कि अगर छोटे गोश्त के हैं तो आप बड़े शॉपर में छोटे छोटे शॉपर अपने जितने आपने पैकेट्स बनाए हैं वो डाल दें, और उसको क्लोज़ करने के बाद आप उसके ऊपर लिख दें कि ये वाला गोश्त है, छोटा गोश्त है या ऊँट का गोश्त है, ठीक है। और थर्डली, अगर आप ये प्रोसेस नहीं करना चाहते, आप सिर्फ वाश करके निचोड़ के रखना चाहते हैं, तो फिर भी आपने ये नहीं करना कि आप फ़ौरन से फ्रीज़र में रख दें। आपने फिर ये निचोड़ना लाजमी है, निचोड़ने के बाद आप फ्रीज़र में रखेंगे। और क्योंकि यूजुअली लोग ऐसा करते हैं कि जैसे ही कुर्बानी की और फिर फ़ौरन से बांटने लगे, गोश्त की अपनी एक गरमाइश होती है, तो अगर आप फ़ौरन से इसको फ्रीज़र में रखें तो इस तरह से आप कोई भी आप घर में भी काम करके देख लें कि गर्म ठंडी चीज़ आप रख दें तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है, और अदरवाइज़ आपकी फ़्रिज की अपनी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी अगर आप गरम गरम गोश्त फ्रिज में रख देंगे। आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह तो है, तो उसके साथ साथ आपकी फ़्रिज की क्वालिटी भी ख़राब हो जाएगी कि वो अच्छे से कूलिंग नहीं करेगी, ठीक है। तो आपने गरम गरम चीज़ जो है अपने फ्रीज़र में नहीं रखनी। एक और टिप, अगर आप ये चाहते हैं कि गोश्त में से बिल्कुल ना स्मेल आए, या इस प्रोसेस के करने के बाद तो वैसे बिल्कुल नहीं आती, लेकिन अगर आपको फिर भी आती है तो आप इस तरह करने के बाद इस पे लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, जितना आपके पास गोश्त अवेलेबल है उस सारे गोश्त के ऊपर जितना आप लहसुन अदरक का पेस्ट यूज़ करना चाहते हैं वो सारा आप अप्लाई कर दें। अब ये भी मुश्किल काम कि जी लहसुन अदरक का पेस्ट आप ज़्यादा सारा नहीं बना सकते, तो उसके लिए भी एक आसान हल है। लहसुन अदरक आप छील लें, छीलने के बाद जो मिल्क शेक वाला हर घर में जग होता है, तो थोड़ी से पानी की मिकदार डालने के बाद उसको आप ग्राइंड कर लें, ठीक है। ग्राइंड कर लेंगे तो वो एक अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा, ज़्यादा सारा आपको कूटना नहीं पड़ेगा घर पे। तो आप सारे गोश्त के ऊपर उसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब ये नहीं है कि आपने मैरिनेशन करनी है, आपने बहुत ज़्यादा अप्लाई करना है। जितना गोश्त में आप जिंजर गार्लिक पेस्ट आप ऐड करते हैं, आपने उतना ही उसके ऊपर अप्लाई करना है, ठीक है। तो ये कुछ रेसिपीज़ कह रही हूँ, ये कुछ टिप्स हो गई ईद उल अज़हा के हवाले से। तो अब इंशाल्लाह फिर अब हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगें तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।